आज हम शुरू करने वाले हैं भाषा एवं व्याकरण के बारे में। तो पहले परिभाषा समझ लेते हैं कि भाषा क्या होती है। मनुष्य अपनी भावनाओं का प्रकाशन जिस चीज़ से करता है उसको भाषा कहते हैं। तो भाषा एक साधन है भाव प्रकाशन करने का। मनुष्य जिस साधन के द्वारा अपने अंतःकरण के भावों को एवं विचारों को, देखिए विचार बहुत इम्पोर्टेंट है, विचारों को प्रकट करता है या दूसरों को बताता है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसी को ही भाषा कहा जाता है, उसको ही भाषा कहा जाता है। कह सकते हैं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए समान जिन प्रत्यक्ष ध्वनि वर्णों का, क्या प्रत्यक्ष ध्वनि वर्ण या वर्ण ध्वनि संकेतों को अपने दैनिक कार्य व्यवहार में स्वीकार करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। प्रत्यक्ष वर्ण ध्वनि जो होती है उसको जो स्वीकार करता है उसको हम भाषा कहते हैं। एक और परिभाषा हो सकती है, भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का समूह है। क्या ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का समूह है, वाक्यों का समूह है। इसके अलावा कह सकते हैं भाषा विचार, भाव तथा अनुभवों को व्यक्त करने का परस्पर विचार विनिमय से अवगत होने का प्रमुख साधन है। विचार विनिमय से अवगत होने का, विचार विनिमय से अवगत होने का साधन है। अंतिम परिभाषा हम ये कह सकते हैं, भाषा चित्तवृत्तियों की सशक्त अभिव्यक्ति का वह श्रेष्ठ माध्यम है जिससे बोलकर यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात बोला गया शब्द तथा वाक्य ही भाषा है। बोला गया शब्द तथा वाक्य ही भाषा है। अब हम बात कर लेते हैं भाषा के स्वरूप की। भाषा के स्वरूप, देखो भाषा के होते तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से दो होते हैं। एक तो होती है मौखिक भाषा, एक तो होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। एक सांकेतिक भाषा भी होती है, पर मेन यही दो होती हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। मौखिक भाषा केवल वर्णों अथवा शब्दों का ध्वनि परक रूप होता है। कैसा? ध्वनि परक, यानी जो हमको सुनाई देता है, जिसमें ध्वनियाँ निकलती हैं, इसका प्रयोग मौखिक रूप से किया जाता है। भावों को बताने के लिए मुंह से बोल कर जब हम किसी चीज़ का वो करते हैं, जैसे हमारे देश में वेद मंत्रों को याद किया जाता था प्रारंभ, मतलब बिल्कुल प्राचीन समय से ही ये हो रहा है, ठीक है। और जिस चीज़ को हम लिखित रूप से प्रदर्शित करते हैं, क्या लिख कर बताते, जैसे यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ लिख कर, तो ये लिखित भाषा का स्वरूप कहलाता है। जैसे प्राचीन समय में किस में लिखा जाता था, देखिए भोजपत्रों में, इसके अलावा ताड़पत्रों में, फिर उसके बाद ताम्रपत्रों में, इस तरीके से लिखे जाते थे। और बहुत सारे शिलालेख भी प्राचीन काल से रहे हैं जिनको लिखा गया है। और आधुनिक युग के विज्ञान में हम अनेक प्रकार के मुद्रण यंत्र और साधन प्रदान किए, जैसे अब प्रिंटर से लिखा जाता है। पहले प्रिंटर तो थे नहीं, अब लेकिन प्रिंटर के माध्यम से भी लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें हम लिखकर और चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं
भाषा का महत्व पूरी ब्रह्मांड में या संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य को अधिक विवेकशील प्राणी माना जाता है। क्या माना जाता है? मनुष्य को अधिक विवेकशील प्राणी माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा दिमाग इसी में है और ऐसा ही समझा जाता है। अपने इसी विवेक के बल से आज मनुष्य क्या है, उन्नति के शिखर को हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है, शिखर की। ठीक है, इस सब के पीछे उसमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं है जिसके सहारे वह प्रगति कर रहा है। एक शक्ति ऐसी है हमारे अंदर जो हमारी सोच की शक्ति को बढ़ाती है, और उस शक्ति को हम कह सकते हैं वाणी का वरदान। क्या कह सकते हैं? वाणी का वरदान कह सकते हैं। वाणी के वरदान से ही मानव ने अपने पूर्वजों के उच्च विचारों को, उच्च आदर्शों को, अनुभवों को क्या किया? स्थायी रूप प्रदान किया। ठीक है, तो और इसको क्या किया उन्होंने? लिपि के रूप में लिख लिया। जैसे आपने कोई बात सोची और अगर उसने आप और उस बात को आपने कागज़ पर लिख लिया तो वो बात हमेशा के लिए आपके पास रह सकती है। पर सोच का क्या है, सोचा और भूल गए बाद में। तो वाणी के वरदान को हमने लिख कर उसको क्या करना चाहिए? संभाल कर रखा तो वो हमारे लिए हमेशा काम में आ सकती है। भाषा मानवीय संस्कृति का आधार स्तंभ होती है। क्या? भाषा मानवीय संस्कृति का आधार स्तंभ हो सकती है। आधार स्तंभ हो सकती है। भाषा मानवीय संस्कृति का आधार स्तंभ हो सकती है। मानव के क्रियाकलापों, रहन सहन, रीति रिवाजों, संस्कारों का आधार संस्कृति होती है, और प्रत्येक समाज की संस्कृति का ज्ञान करने के लिए हमें वहाँ की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा, जैसे अगर हम अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तभी तो वहाँ के साहित्यों को पढ़ पाएंगे। हिंदी भाषा सीखेंगे तभी हिंदी के साहित्यों को पढ़ पाएंगे, हिंदी का इतिहास पढ़ पाएंगे। तो भाषा का ज्ञान होना किसी समाज की या संस्कृति को समझने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम व्याकरण का अर्थ पढ़ेंगे और जो कुछ परिभाषाएं लिखाई गई हैं वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे, और ये सभी चीज़ों का अगले वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।